चलो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? शायद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे ना? संकरण। संकरण में हमने आपको पढ़ तो रहे थे रियल में वेस्पर थियरी, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से हुई उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो थोड़ा सा चर्चा फिर से कर दे रहे हैं आज। देखिए संकरण क्या था भैया, इसको डिटेल में तो फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेस्पर थियरी कहाँ से उत्पन्न हुई थी उसके बारे में हम संकरण से ही उठा पाएंगे, क्योंकि जब संकरण फेल हुआ था तभी वेस्पर थियरी आई थी। तो एक वैल्यू होती है z बराबर 1/2, फार्मूला होता है z बराबर 1/2, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम बोले तो आपका जैसे हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इस तरीके से आपको ज्यादातर यही सब मिलेंगे मोनोवैलेंट एटम में। ठीक, ये सब मोनोवैलेंट एटम है। ये क्या चीज है, जेड क्या है भैया? जेड होता है आपका सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। शॉर्ट में बोल तो ऐसे लिख सकते हो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। मतलब जो आपका लोन पेयर रहेगा, जो लोन पेयर रहेगा वही आपका बॉन्ड पेयर होगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या भैया? चलो ठीक। हाँ, तो जेड क्या होता है भैया? सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मतलब कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ दोगे तो वही आपका जेड की वैल्यू होती है। और जो जेड की वैल्यू होती है इसी पर आपका हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड रहता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा। ठीक, तो इसमें फार्मूला में क्या होता है कि 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ माइनस निगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और प्लस मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम जैसे एक एग्जांपल कल लिए थे, आज भी बता दे रहे हैं, CH4 और NH3 और H2O, सबके हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन 6 होता है, करोगे 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया? 4। और एस का अमोनियक करोगे, अमोनियक को मतलब N का इसमें नाइट्रोजन का निकालोगे 7 क्या हो जाएगा? 2,5, मतलब 5 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। जल में करोगे तो सेंट्रल मेटल का सेंट्रल एटम का निकालते हैं जो केंद्रीय धातु प्रमाण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन केंद्रीय धातु प्रमाण है, ऑक्सीजन का होता है 8, इसका करोगे 2,6 से यहाँ पर सेंट्रल एटम है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू इसके लिए हम निकाल रहे हैं 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 4 है, कोई पॉजिटिव चार्ज इस पर, कोई निगेटिव चार्ज इस पर नहीं ना। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन, तो प्लस 4, तो जेड बराबर 4 4 8 भाग देंगे क्या निकल जाएगा? 4, मतलब जेड की वैल्यू इसकी कितनी निकल गई? 4। यहाँ पर देखो भैया नाइट्रोजन का जेड बराबर निकालेंगे तो 1/2 5, और कोई निगेटिव चार्ज इस पर, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं ना।
अब क्या बचा, मोनोवैलेंट एटम, मतलब कितना मोनोवैलेंट एटम केंद्रीय परमाणु से है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें भी जेड की वैल्यू क्या निकल गई, 4। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन में, इसमें जेड बराबर 1/2 और कितना इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं, मोनोवैलेंट एटम 2, मतलब इसमें भी जेड बराबर 4 निकल गया, जेड बराबर 4 निकल गया, सब में जेड बराबर 4 निकल गया। तो ये जो वैल्यू होती है इसे संकरण डिफाइन होता है। संकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है वैल्यू, तो sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, इस तरीके से संकरण को हम निकाल लेते हैं। फिर 4 है, एक यस 3 यस एक ही रहेगा, यस एक ही रहेगा, बाकी की जो रहेगा पी में बहुत जाएगा, p3 तक जाता, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यस में केवल एक ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती है, इसलिए पी को ज्यादा आप 3 कर सकते हो। फिर उसके बाद बढ़ता है तो डी वाली ऑर्बिटल आ जाती है, समझे, 5, तो उसमें जो बढ़ेगा, अगर 1 बढ़ रहा है तो sp3d हो जाएगा, 2 बढ़ रहा है तो sp3d2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये संकरण होता है। फिलहाल इसको हम अभी डिटेल से पढ़ा देंगे। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, जैसे इसमें देखो कार्बन दिख रहा है, उसी से जब अटैच होता है, कुछ केसेस होती है, जैसे आपको दे दिया जाए SO2, अभी कहो इसमें कौन सेंट्रल एटम है, तो आपका इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है, कौन है, सल्फर सेंट्रल एटम है। अगर जैसे आपको दे दिया जाए HNO3, इसमें आपका नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम है। तो ये कैसे और बनता है, कुछ यौगिकों की आप संरचना को समझ पाओगे तब करोगे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऐसे एक ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, ये आपका सेंट्रल एटम है, समझे। तो ये सबका संकरण निकल गया, सबकी जेड की वैल्यू 4 निकल गई। अब हम थोड़ा सा इसके शेप की ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ये मीथेन है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो हमने इसको कल बताया था कैसे इसकी शेप होती है, ठीक, पेन लगाकर ऐसे बताया था ना, कुछ इस तरीके से, मतलब कि जैसे इधर समझो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, मतलब ये कहाँ है, ये वाली भुजा पीछे कहाँ है, पीछे, और ये हो गया सेंटर में। चाहे जिस तरफ से ऐसे करोगे, चाहे जिस तरफ घुमाएंगे वो दिखाई देगा, ठीक, कल क्लास में हमने बताया था इसको। इधर देखो भैया, अब इसका देखो अमोनिया का NH और H, और इसका देखो, और हाँ, इसका 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर भी होता है, क्या होता है, एक लोन पेयर भी होता है। और ये आपका हाइड्रोजन मतलब जल में ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर भैया 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, 28 मिनट एंगल होता है, वही एंगल सब में होना चाहिए, क्योंकि सबका संकरण सेम, सबकी जेड की वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि इसका एंगल 107 डिग्री 28 मिनट कुछ करके, ठीक, और इसका एंगल जो है ये 105 डिग्री 28 मिनट करके कुछ है, ठीक। तो यही बात ये संकरण नहीं बता पाया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। संकरण तो कहता था कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उसके बीच का एंगल सेम होगा, ठीक, उसके बीच का एंगल सेम होगा, ये बात वो नहीं बता पा रहा था संकरण। तो इसके बाद क्यों बनाई, इसको बताने के लिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थियरी आई। थियरी आई वो यह बताई कि
वेस्पर थ्योरी का एक मेन कॉन्सेप्ट जो मोटा मोटा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, लोन पेयर मोर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर, ये इसका मेन वो है। मतलब जहां लोन पेयर रहेगा वही सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, जहां लोन पेयर रहेगा वही सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करता है, रिपल्सन कर देता है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, ज्यादा है तो बहुत ज्यादा दबा देगा। ये क्या करेगा, ये इन बॉन्डों को दबा देगा, इसलिए एंगल कम हो जाएगा। ये क्या है, ये भी लोन पेयर है, ये दबाएगा लेकिन उतना नहीं दबा पाएगा जितना कि ये दबाया। ये दो लोन पेयर है, दोनों आपस में एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। जब दूर रहना चाहेंगे तो बगल वाले क्या करेंगे, ये इधर भागेंगे, ये इधर भागेगा, तो जिसके कारण ये क्या होगा, बीच वाला दब जाएगा। ये भी एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है सब, ये क्या करते हैं, उतना फोर्स नहीं लगा पाते हैं जितना कि लोन पेयर लगाता है, समझे। इसलिए क्या हुआ, यही थियरी इसी को बताने के लिए आपकी वेस्पर थियरी आई, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन फेल हो गया। तो जरा जिसको आप लोग एक बार कलम को चला लीजिए जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम बताएंगे। चले आगे, चलो। अब हेडिंग बनाना भैया, वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। शॉर्ट में बोले तो इसको बोला जाता है VSEPR थियरी, वेस्पर थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, कि आपके एग्जाम के शुरू से ज्यादा आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो ये आना जरूरी है, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो ये आना जरूरी है। तो हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं इसमें, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion to each other and remain to apart, tries remain to apart, electron pair repulsion to each other and tries remain to apart। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो चाहे हम ये वाला बोल दें, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, और चाहे हम इसको बोल दें लोन पेयर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पेयर ही है, ठीक। इसीलिए हमने एक शॉर्ट में लिखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन टू ईच अदर, मतलब कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित दूर करते हैं। और ट्राई रिमेन टू अपार्ट, मतलब कि एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं,
ठीक, ये पहला पॉइंट था विस्पर थ्योरी का, ये पहला पॉइंट था विस्पर थ्योरी का। और दूसरा मेन पॉइंट जो था हमने अभी बताया ही था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। मतलब कि अलग अलग के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अलग अलग के ऑर्डर में रिपल्सन लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। अलग अलग डिफरेंट टाइप के पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर है वो कुछ अलग फोर्स लगाएगा, कम या ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कम लगाया या ज्यादा, कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा, तो उसको हम अभी बता रहे। ठीक, तो आपका ये ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को हम लिख दे रहे हैं लोन पेयर, लोन पेयर मोर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक, मतलब कि लोन पेयर के बीच ज्यादा रिपल्सन लगेगा और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच कम रिपल्सन लगेगा इसके तुलना में, कंपैरिजन टू दिस। और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम रिपल्सन लगेगा, समझे। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कह लो या मेन कह लो, यही सब कुछ है। रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण करना, दूर भगाना, समझे। यही इसका सबसे मेन थीम है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ज्योमेट्री और शेप की चर्चा करेंगे कि जो जेड की वैल्यू क्या होगी, तब ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, लीनियर होगा कि पिरामिडल होगा कि ट्राई पिरामिडल, प्लेनर होगा, सब चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार पेन चलाइए, जल्दी से पेन चलाइए ताकि हम मिटा करके ऊपर से फिर से लिखें। देखो भैया, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री और शेप की बात करें, तो ज्योमेट्री जो है भैया, ज्योमेट्री आपकी डिपेंड करती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, प्लस बॉन्ड पेयर। मतलब ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन जो आपका शेप है केवल बॉन्ड पेयर, केवल बॉन्ड पेयर। शेप को आपके लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। यहां लिख दे रहे हैं लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, केवल बॉन्ड से मतलब है, शेप उसी को जाती है। अगर आपका लोन पेयर जीरो है, अगर आपका लोन पेयर जीरो है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। जीरो नहीं है, अगर लोन पेयर जीरो हो गया तो बचेगा केवल बॉन्ड पेयर। तो जो ज्योमेट्री है उसमें कौन भाग लेगा, केवल बॉन्ड पेयर ना, तो बॉन्ड पेयर ही तो शेप में भी भाग लेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कंडीशन कब, जब लोन पेयर बराबर जीरो। यहाँ लिख दे रहे हैं इफ लोन पेयर बराबर जीरो, एल फॉर लोन, पी फॉर पेयर। और दूसरी कंडीशन, ज्योमेट्री डज नॉट इक्वल टू शेप, डज नॉट इक्वल टू शेप। कब
क्या लिख दे रहे हैं इसको, इफ लोन पेयर डज नॉट इक्वल टू 0, यदि लोन पेयर 0 नहीं है तो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। समझे? ज्योमेट्री और शेप क्या है? ज्योमेट्री जो होती है, शेप एक प्रकार से जो आकृति आपकी आकृति है, आकार होती है, और जो ज्योमेट्री होती है ज्यामिति, किस प्रकार से ज्यामिति जो होती है सब डायरेक्शन में रहता है, मतलब कि हर एक जैसे कोऑर्डिनेट में रहता है, जैसे 1D 2D 3D पढ़े हो ना आपको, वो वही आपकी ज्यामिति होती है। और शेप क्या होता है? आकार, एक प्लेन पर भी आप खींच दोगे वो आपका आकार है, समझे? और ज्योमेट्री आप जान ही गए जो 1D 2D 3D वगैरह। तो अगर लोन पेयर 0 हो गया तो ज्योमेट्री शेप एक ही रहेगा, अगर लोन पेयर 0 नहीं है तो जो आपकी ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर नहीं है। जल्दी से इतने पॉइंट को नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया भैया? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दिक्कत तो फिर से एक बार रिपीट कर दें। चलो देखो क्या है, वेस्पर थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन करना चाहते हैं, प्रतिकर्षण करना चाहते हैं। एंड ट्राइज रिमेन टू अपार्ट, और एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं या दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। ट्राई से कोशिश होता है, ठीक, कहते हैं ट्राई कर लो, वही लिखा गया ट्राई, ठीक, एक दूसरे से दूर दूर रहने के लिए प्रयास करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, मतलब डिफरेंट अलग अलग तरह का जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बोले तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होगा, तो वो अलग अलग तरह का रिपल्सन फोर्स भी लगाएगा। जैसे हमने आपको नीचे दे दिया है कि लोन पेयर मोर रिपल्सन देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मोर रिपल्सन देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगाएगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इससे कम लगाएगा, और ये जो है इससे ज्यादा लगाएगा, समझे? और आगे क्या लिखो, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन द लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और शेप ओनली बॉन्ड पेयर, शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, इससे कोई मतलब इसको नहीं है, समझ पा रहे हो नहीं? और जो ज्योमेट्री है, अगर ज्योमेट्री जो है अगर लोन पेयर 0 हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है आपके मॉलिक्यूल पर, सेंट्रल एटम पर, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वही सेफ हो जाएगी। और लोन पेयर अगर 0 के बराबर नहीं है, कुछ 1 2 3 कुछ भी लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री सेफ बराबर दोनों नहीं होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चल चलो देखो भैया, अब ऐसे थोड़ा सा काला मुंह बनाना, हाँ ऐसे बना लेना, इधर लिखना वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड वाले कॉलम को छोटा कर देना, ठीक, ऐसे लिख देना वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड, इसको ऐसे खाली रहने दो, और इधर लिख दो शेप ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन। इधर देखो भैया, अगर जेड की वैल्यू आपके 2 रही, जेड की वैल्यू क्या रही, 2 रही, मतलब जेड बराबर अगर 2 रहा, अगर 2 है और दोनों ही आपके बॉन्ड पेयर है, क्या है, बॉन्ड पेयर है, मतलब बॉन्ड बनाए हैं, तब आपका क्या रहेगा, वो शेप जो होगी लीनियर, मतलब ऐसे बॉन्ड, समझ पा रहे, शेप क्या रहेगी, लीनियर। जैसे अगर जेड की वैल्यू आपकी 2 रही तो शेप आपका क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। और ये आपका अगर जो है दोनों के दोनों आपके जो है बॉन्ड पेयर, इसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा डिवाइड का ऐसे समझते रहो कि जो अलग अलग रहेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रहेंगे। चाहे लिख लो, देखो इधर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, आपका जो है जो दोनों वैल्यू है जेड की 2, वो दोनों के दोनों अगर बॉन्ड पेयर में है तो शेप आपका क्या रहेगा, लीनियर, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तब ज्योमेट्री आपकी क्या रहेगी, लीनियर। कोई प्रमाण मान लेते हैं हम ए है, उसकी शेप क्या रहेगी, लीनियर। कोई आपका जो यौगिक है कंपाउंड से, उसकी शेप क्या रहेगी, इसे एक लाइन लीनियर रहेगी, एक लाइन में रहेगी। अगर जेड की वैल्यू 2 है और दोनों के दोनों बॉन्ड है, लोन पेयर एक को नहीं है, समझे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी है जेड की, 2 है, तो क्या हो जाएगा, एक s और एक p में चला जाएगा, 2। फिर अगर यही 2 है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, जाना है क्या, अगर ये जेड की वैल्यू 2 ही है, एक बार मान लेते हैं 1 हो, एक लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, तो आपकी जो शेप है वह शेप तो लीनियर ही रहेगा, शेप क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि शेप को लोन पेयर से लेना देना नहीं है, और जो ज्योमेट्री है ये आपकी लीनियर नहीं होगी, ये आपकी लीनियर नहीं होगी, चाहे इसको कह लो आप एक प्रकार से पिरामिडल कह लो या कुछ भी कह लो, या ऐसे खाली रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपका sp ही होगा, ये नॉन लीनियर होगा, ठीक, क्या होगा, नॉन लीनियर, LINEAR, जो कुछ जिस वैल्यू होती हो नॉन लीनियर, ठीक। अगर ये जेड की वैल्यू आपकी 3 हो गई, ठीक, 3 हो गई, और ये जो 3 है, मान लेते हैं हम एक बार तीनों के तीनों बॉन्ड है, तीनों के तीनों बॉन्ड है, तो आज क्या होगी, ज्योमेट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी, क्या होगी ज्योमेट्री, कुछ ये ए मॉलिक्यूल है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, ठीक, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, कुछ एक वी शेप की तरह हो जाएगी। वी शेप दिख रहा है ना, उल्टा वी दिख रहा है ना, ये वी शेप है, तो ये शेप वी शेप है, ज्योमेट्री भी यही रहेगी, क्या रहेगी, शेप। क्यों, क्योंकि लोन पेयर 0 है ना, जब लोन पेयर 0 है तो जो आपकी शेप है वही ज्योमेट्री होगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 3 है ना, sp1 बोलोगे, sp1 तो वही है ना, sp2, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर ये जो 3 है, हम कह लेते हैं, मान लो कि हमारा जो बॉन्ड पेयर है ये 2 है और लोन पेयर 1 है, ये क्या है, ये 2 है और एक ये है, तो क्या होगा भैया, यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक, 3 है ना, 3 है तो 3 रहेगा, ठीक, 3 है तो 3 रहेगा। इसमें देखो ये जो 2 है, एक बॉन्ड पेयर तो 2 है, ये एटम है, एक इधर जुड़ गया, और एक लोन पेयर है, लोन पेयर इधर बैठा है, चाहे जहां आप लगा सकते हो, ठीक, लोन पेयर एक जगह बैठ गया, एक लोन पेयर था और 2 बॉन्ड पेयर। अब क्या होगा, ये लेकिन आपकी जो ज्योमेट्री शेप है ये क्या होगी, यहाँ लिख लेना, ये क्या है, लीनियर
लीनियर है कि लीनियर है, मतलब एक लाइन में। यहाँ क्या है, वी से, वी से बोलो या पिरामिडल बोलो, क्या बोलो, पिरामिडल, ठीक। और इसमें देखो ये भी वी शेप है, वी शेप है। ये देखो भैया, इसमें एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। इसमें दोनों को लेना, दोनों से मतलब है ना, ज्योमेट्री में लोन पेयर से भी मतलब है और बॉन्ड पेयर से भी मतलब है। तो इसको हम वही खींचे जो इसमें काम है, इसको केवल ऐसे ही बनाओ, ठीक, ऐसे ही कुछ बनाओ। इसमें बना देंगे लोन पेयर, ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही होगा, sp2 ही होगा। अब अगर हम कहते हैं z की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 4 है, तो हम कहते हैं एक बार ये 0 है, यहाँ भी 0 दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी 0 है, तो ये क्या है, 4 है। जब 4 हो गया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक। ये क्या होगा, ये हो गया आपका बाई पिरामिडल प्लेनर, बाई पिरामिडल प्लेनर, बाई पिरामिडल। और यहाँ पर क्या रहेगा, सेम, क्यों, क्योंकि लोन पेयर 0 है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि z की वैल्यू 4 है, समझे। और मान लेते हैं हम किसी को एक लोन पेयर हो गए और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक। तो शेप तो वही रहेगा, शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं है, शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं है। ये वैल्यू 3 है, 3 ही यहाँ पे रहेगा, ठीक। इसको चाहे लिखो या ना लिखो, ये बाई पिरामिडल ही लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप पिरामिडल, क्या लिख सकते हो, पिरामिडल। और यहाँ पर क्या है, ये 3 हो गया, 1 2 3 और 1 4 है। ये तो 4 शेप में रहबे करेगा, शेप में लोन पेयर से नहीं मतलब है ना। और इसमें क्या है, एक मिनट बॉन्ड पेयर लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 है ना, तो शेप में 2 ही रहेंगे, ठीक, 2 ही रहेंगे। एक लोन पेयर है, इससे मतलब नहीं है, उसको उसमें शो करेंगे ज्योमेट्री में। और इसमें क्या है, 3 है, तो केवल 3 ही शो करेंगे, ठीक, केवल 3 ही शो करेंगे। और इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे ज्योमेट्री में, ये तो सेम अब रहेगा नहीं, अब इसको क्या कर देंगे, 3 है तो 1 2 3 और 1 लोन पेयर, एक क्या है, लोन पेयर, देखो। और हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई दिक्कत इसको समझने में। इस प्रकार से हम करते चले जाएंगे। आगे और आएगा, 5 होगा, ठीक, फिर 6 होगा, 7 होगा, आप इस तरीके से आगे कर सकते हैं। 5 होगा तो क्या इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन 5 होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका sp3d हो जाएगा, 3 1 4 sp3d हो जाएगा, sp4 नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। नोट हो गया भैया, चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, इसी तरीके से आप आगे कर लीजिएगा, ठीक। लोग दिमाग नहीं काम करता, चिल्ला इधर देखो। जैसे आपको मान लो 5 वैल्यू आ जाएगी, तो आपका शेप हो जाएगा पेंटावैलेंट। कैसे हो जाएगा, पेंटावैलेंट। जैसे एक प्रमाण यहाँ है, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। ये कैसे प्लेन है, ये जो ये तीनों है, ये एक प्लेन में है। ये क्या है, एक प्लेन में है और एक ऊपर जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है। ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। और आपका हाइब्रिडाइजेशन वहां पर हो जाएगा sp3d, ठीक। और अगर आपकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो आपका शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये तो आपका पेंटावैलेंट है, क्या है, पेंटावैलेंट। और आपका
वैल्यू 6 हो गई तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, कोई परमाणु यहाँ है, 1 2, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। रियल में तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे होते नहीं, इसको क्या करते हैं, सबको ऐसे ऐसे मिलाते हैं। इसको मिला देते हैं सबको, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, और ऊपर वाले से इसको मिलाओ, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2 इस तरीके से आगे करते जाएंगे। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन। 5 होगा भैया, 6 हो भैया, इसमें 1 और s हो गया, 3p 2 3 और 5, अच्छा 2 3 5 है और ये 1 6 हुआ ना। इधर